नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली की आप सरकार पर निशाना, कहा भाजपा की सरकार आने पर जनहित की योजनाओं को बंद करने की बजाय बेईमानों को निकाला जाएगा ठेकों से बाहर, यातायात को सुगम बनाने सहित कई परियोजनाओं की दी सौगात। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास रेनोवेशन पर खर्च हुई 3 गुना राशि। एक अंग्रेजी अखबार ने कैग की रिपोर्ट छाप किया खुलासा। भाजपा का बड़ा आरोप, कहा कोरोना महामारी के दौरान शीश महल पर किया जा रहा था खर्चा। प्रयागराज में महाकुंभ की कुछ जमीन वक्फ की होने के दावे को प्रशासन ने किया खारिज। जिलाधिकारी ने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं का जुटना जारी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगा बर्फबारी का प्रकोप। दिल्ली में भी सोमवार को हल्की बारिश के आसार। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों के भीतर पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। और हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब ने दर्ज की अपनी पहली जीत। रोमांचक मुकाबले में वेदांता कलिंगा लेंसर्स को 4-3 से दी शिकस्त। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मूलभूत ढांचों के विकास के लिहाज से आज का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए खासा महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर की शुरुआत की और इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो फेज 4 के नए सेक्शन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लिए 12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा कर प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। अब दिल्ली से मेरठ आने जाने में आसानी होगी, यानी दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया। 13 किलोमीटर लंबे इस नए खंड की लागत करीब 4600 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री ने रोहिणी में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इलेक्ट्रिक बसों से लेकर के मेट्रो, सड़क, हर कार्य के लिए पैसे देती है, लेकिन आपदा वालों की प्राथमिकता शीश महल है। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का उद्घाटन किया। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है। वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखी। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। उन्होंने रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले
केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की बात करने वालों ने दिल्ली वालों के लिए आपदा लाने के अलावा कुछ नहीं किया। राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रम से वे दूर रहें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद जनहित की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। सिर्फ भ्रष्टाचार और बेईमानों का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गिरीश निशाना और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए 12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की, तो वहीं परिवर्तन रैली कर लोगों से दिल्ली में सरकार बदलने का आह्वान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए उसे झूठे वादे करने वाली आपदा की सरकार बताया। दरअसल शीश महल पर सीएजी रिपोर्ट आने के बाद अब बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी आप पर हमलावर है। नीति, नियत, निष्ठा और त्याग के संकल्प के बड़े वादे करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई आम आदमी पार्टी अब भ्रष्टाचार से जुड़े कई गंभीर मामलों का सामना कर रही है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से जुड़ा है, जिसमें उन पर खुद के ऐशो आराम के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का बड़ा आरोप लगा है। विपक्ष इसे लगातार शीश महल कहकर प्रचारित कर रहा है। एक समाचार पत्र ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट से जो हैरतअंगेज खुलासा किया है, उसके मुताबिक सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम यानी 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रेनोवेट हुए आवास का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रिनोवेशन की लागत 7 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया, जबकि 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी लागत 33 करोड़ 66 लाख रुपए बैठी। रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे, किचन इक्विपमेंट पर 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20 लाख 34 हजार रुपए, ट्रेडमिल और जिम इक्विपमेंट के लिए 18 लाख 52 हजार रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16 लाख 27 हजार रुपए, मिनी बार के लिए 4 लाख 80 हजार रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए गए। बाद में इसी संगमरमर की लागत 66 लाख 89 हजार रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी 3 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च किए जाने का जिक्र है। शीश महल पर करोड़ों रुपए खर्च करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमले तेज हो गए। भाजपा की तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन पर निशाना साधा। आज जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ये अभी पूरी नहीं है। 33 करोड़ की संभावना बताई गई है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं और जैसे जैसे वो खुलासे होंगे ये 70 से 80 करोड़ का मामला है जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूट के लगाया है। तो दिल्ली वालों को अब सोचना पड़ेगा कि एक आपदा सरकार जिसने आपदा के समय दिल्ली को आपदा में डाला है और कैसे दिल्ली को लूटने का काम किया है, ये खुलासे जैसे जैसे खुलेंगे इन भ्रष्टाचारियों का नंगा चेहरा सामने आएगा। वहीं कांग्रेस ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए केजरीवाल से शीश महल पर हुए खर्च पर जवाब मांगा। दिल्ली में किस तरीके से हम महंगाई, बेरोजगार महिलाएं तड़प रही थी कि इतनी महंगाई है, राहत दो।
33 करोड़ रुपया अगर उन महिलाओं पर महंगाई से राहत के लिए दिल्ली की खर्च किया होता तो मुझे लगता है कि दुआएं मिलती, पर अब तो मुझे लगता है कि भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को आगे आके इस पे जवाब देना चाहिए। और सीएजी ने ऑडिट भी किया है, और सीएजी कोई निजी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था है। उसने मोहर लगाई है इस अखबार की जो आज सुर्खियों में आई है। बिल्कुल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है या नहीं। अलका लांबा की मांग पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शाम के तकरीबन 4 बजे प्रेस वार्ता तो करने आए, लेकिन शीश महल पर सुई पटक सन्नाटा ही रहा। वो अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का हिसाब देने के बजाय भाजपा से ही उसके कामकाज का हिसाब मांगते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सुरक्षा के सारे इंतजाम चाक चौबंद हैं। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी लगा हुआ है। मेले में सैनिक वर्दी और साधारण वेशभूषा में भी रहेंगे। वहीं पैरामिलिट्री और छावनी के सामंजस्य से भी सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। हमारे यहाँ पे सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है, और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है, और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। और हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान करने की और उनको सकुशल गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के आश्रम पर ध्वज स्थापना की गई और इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अवधेशानंद महाराज ने सफल महाकुंभ और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना की। महाकुंभ में स्नान के लिए यहां बड़ी संख्या में देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने यहां की भव्यता और प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की खुलकर प्रशंसा की। लोगों ने कहा कि 144 वर्षों के बाद बन रहे इस सहयोग का पुण्य सभी को लेना चाहिए। सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, तो ये सच में सर्व सिद्धि प्रद सिद्धियां देने वाला है और 144 साल के बाद आ रहा है। ये भी एक अलग अनुभव होगा। इसमें और भी लोगों को आना चाहिए। अलग अलग विश्वास के, अलग अलग मतों के, अलग अलग देशों से आने वाले लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना फिर से जागृत हो रही है। और हम सब मिलकर के सिर्फ एक ही प्रण है, पूरी हमारी धरती एक है, हम सबों की संस्कृति एक है, मानवता एक है, और यही कुंभ का मैसेज है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे देशवासी नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ आके देखेंगे कि हमारा महाकुंभ जो ये 12 साल बाद, अब वो क्या 12 साल 144 साल ये, लेकिन 12 साल बाद जो हमारा महाकुंभ देखने लायक है। और वाकई क्या बोलूं, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए। संस्कृतियों का भी मिलन है। हमारे पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, हमारे अपने भी रिश्तेदार सब अमेरिका से और कौन ऑस्ट्रेलिया से सब आ रहे हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि सब लोग इस पुण्य का लाभ उठाएं और सब जरूर आए यहाँ पर। महाकुंभ की खबरों के बाद अन्य खबरों का रुख करें तो संभल में अवैध अतिक्रमण जैसी शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से बावड़ी के पास खुदाई का काम जारी है। वहीं बावड़ी से के पास कुछ दूरी पर एक मंदिर के अस्तित्व होने के साक्ष्य सामने आए, जिसे लेकर डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर ने याचिकाकर्ता से खास बातचीत की। देखिए।
लक्ष्मणगंज में जो बावड़ी मिली है उस बावड़ी के अंदर कुछ सुरंग भी बताई जा रही हैं और ऐसा अनुमान है एएसआई को कि हो सकता है कि उसका जो सुरंग का जो रास्ता है वो इस बांके बिहारी मंदिर जो 1870 का बताया जा रहा है प्राचीनतम एक मंदिर रहा है वहाँ तक ये बताया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर उसका कोई गेट हो या यहाँ से कोई उसका कनेक्शन मिले। इसको लेकर के एएसआई की टीम ने यहाँ दौरा भी किया था और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमल किशोर सनातन जी हैं और वंदे मातरम जी हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किस प्रकार से इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सर्वे हुआ है और क्या जानकारी है यहाँ। ये पूर्व में हिंदू इलाका था और तभी इसका नाम लक्ष्मणगंज पड़ा था। ये 1870 का ये बांके बिहारी मंदिर है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सनातन सेवा संघ के माध्यम से ये हमने पोर्टल पर रिपोर्ट करी थी कि इस मंदिर पुराना मंदिर है और ये खंडित हो चुका है विधर्मियों द्वारा। 1870 में ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ बांके बिहारी जी की मूर्तियाँ थी, लेकिन विधर्मियों ने जो अराजक तत्व थे इस मंदिर को नष्ट करने की चेष्टा की। यहाँ पर पूर्व में 25-30 साल वर्ष पूर्व यहाँ पर पुजारी जो यहाँ रहते थे उनकी ये यहाँ पुजारी रहते थे तो यहाँ पर उनका सब बरामद हुआ था। बड़ी निर्ममता पूर्वक उनकी हत्या कर दी गई थी। उस समय भी यहाँ के लोगों ने जो हिंदू लोग थे और हिंदू समाज के लोग थे उन्होंने इस बात की शासन प्रशासन को लिखित शिकायत दी और लिखित में भी कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन हिंदू विरोधी सरकार होने के कारण उस जो पुजारी की हत्या उसका राज कभी खुल नहीं सका और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जब पुजारी की यहाँ हत्या हो गई थी तो यहाँ जो हिंदू रहते थे वो धीरे धीरे यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। मई 2010 की घटना है तो हमने यहाँ देखा बिल्कुल शिवलिंग और सब मूर्तियाँ वगैरह यहाँ टूटी हुई थी और ये अक्ष आज भी शिवलिंग का है। हिंदू विरोधी सरकार होने के कारण उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। जो आज तक इस घटना का खुलासा नहीं हो सका कि हमने हमारी शिवलिंग को किसने तोड़ा। जिलाधिकारी महोदय जी से मांग की थी कि इसका भी एएसआई के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाए और राजस्व विभाग की टीम इसकी नापत कर गई है। जो अभिलेखों में राजस्व विभाग के अभिलेखों में महादेव बिहारी जी के मंदिर के नाम से ये भूमि अंकित है और 14.25 बीघा यहाँ ये जमीन निकली है और कुछ जमीन पे इस पे कब्जा भी मुस्लिमों द्वारा किया जा चुका है। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसको तोड़ा गया है और स्थानीय लोग कहते हैं कि इसके फिर से इसको पुराने स्वरूप में लाया जाए, ऐसी मांग यहाँ के स्थानीय नागरिक जो हैं वो कर रहे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, लक्ष्मणगंज। और उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंड, कोहरा और शीतलहर का यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी 6 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है, जिसके बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग रैन बसेरा में पनाह लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग स्थानों में देर रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 6 जनवरी तक कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। प्लेन्स में पंजाब या हरियाणा यहाँ भी आज आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल एक्टिविटी, कहीं ना कहीं नॉर्थर्न पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। कल से कम हो जाएगा। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करें, अभी कुछ दिनों से जहाँ कोल्ड डे भी प्रिवेल हो रहा था, लेकिन आज जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव एनसीआर दिल्ली में भी थोड़ा रह सकता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है और कल के लिए हमारा अनुमान है एनसीआर दिल्ली में कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल रिजल्ट कहीं ना कहीं हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की पहली बार यात्रा करने वाले पर्यटक बर्फ को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। ये सपना था मेरा कि मैं बर्फ देखूं। आज तक मैंने सिर्फ फ्रिज में ही बर्फ देखी थी। दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस। दिस इज सो ब्यूटीफुल। इंडिया के बाहर जाने का ड्रीम क्यों है जब इंडिया में हर तरह क्लाइमेट है, तो बाहर क्यों जाना। काफ़ी टूरिस्ट जो है यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इस साल का जो मैं बताऊँ दिसंबर 2024 तक का जो टूरिस्ट है भद्रा में 5.5 पौने 6 लाख का फिगर हमने अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है। इस बीच जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर लगातार 8वें दिन यातायात बाधित रही।
यहाँ -2 पे चल रहा है अभी टेम्परेचर और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जैकेट है, जैकेट में इनर है, उसके ऊपर भी लेयर है, 3-4 लेयर करके फिर भी ठंड महसूस होती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में ठंड और कोहरा और शीतलहर का यातायात पर काफी असर पड़ रहा है। उत्तर रेलवे की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। वहीं कोहरे के कारण हवाई उड़ानों पर भी सीधा प्रभाव पड़ा है। दृश्यता कम होने की वजह से कई उड़ानों में देरी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खुला आसमान और परवाज भरते पक्षी, उन्मुक्त गगन में पक्षियों का कलरव सभी को बरबस आकर्षित करता है और इस दिन की विशेष कवरेज के लिए दूरदर्शन की टीम पहुंची जयपुर के पास स्थित बरखेड़ा और चंदलाई झील। देखिए। जयपुर के पास स्थित बरखेड़ा और चंदलाई झील बहुत ही सुंदर वेटलैंड है। प्रकृति की अनोखी छटा बिखेरे हुए इस झील में 300 से भी ज्यादा प्रजाति के पक्षी डेरा जमाए हुए हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संख्या में सुदूर देशों के प्रवासी पक्षियों का कलरव रोमांचित करता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के वातावरण के बीच सुकून की तलाश लोगों को यहाँ खींच लाती है। विश्व से कई तरह की पक्षी प्रजातियां आती है। बार-हेडेड गूज जो विश्व में सबसे ऊंची उड़ने वाली बर्ड का शुमार रखती है, जो एवरेज से भी कई मीटर ऊपर उससे उड़ करके आती है। आज बर्ड फोटोग्राफी के प्रति लोगों में काफी क्रेज बढ़ा है, तो कुछ के लिए ये प्रकृति के नजदीक रहने का बहाना है। वहीं पक्षी प्रेमी सोशल मीडिया पर पक्षियों की अटखेलियों के साथ वीडियो पोस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम लोग ये पिछले 10 सालों से बर्ड वाचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी एफर्ट लेते हैं कि जिस जगह पे जाएं वहाँ लोगों को एजुकेट करें फॉर कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर द रिच हेरिटेज विच वी हैव। बर्ड्स जो हैं वो हमारे आसपास सभी जगह हैं, पर जब इस तरह की लोकेशन पे, इस तरह की जगह पे आके हम बर्ड्स देखते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव रहता है। पक्षी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बेहद अहम हिस्सा है। ये हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन के साथ साथ पर्यावरण संतुलन का भी आधार है। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय अतिक्रमण के कारण इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके कारण पक्षियों के व्यवहार और संख्या में भी परिवर्तन आया है। सभी ऑलमोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाता हूँ बर्ड फोटोग्राफी के लिए। बर्ड सेंसस में, बर्ड काउंटिंग में पार्टिसिपेट करता हूँ। जब भी मैंने बर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे इतनी वैरायटी लगती है कि भगवान ने किस किस तरह की वैरायटी बना रखी है, किस तरह के रंग भर रखे हैं। और बर्ड वाचिंग के कई तरह का आनंद मिलता है। एक तो जैसे वॉक भी हो जाती है, जंगलों में घूमते तो शुद्ध हवा भी मिल जाती है और पक्षियों को भी देख लेते हैं। पक्षियों को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर माना जाता है। चाहे हमारी फसलों को कीट पतंगों से बचाने की बात हो या फिर हमारे जो नदी, नाले, तालाब हैं, इनके अंदर खरपतवार को रोकना हो, इनमें पक्षी बेहद अहम रोल निभाते हैं। ऐसे में नेशनल बर्ड डे पर हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार, प्रशासन, इनके जो प्रयास हैं प्राकृतिक संरक्षण को लेकर के, उन सब में हम लोग ज़्यादा संवेदनशीलता से अपना रोल निभाएंगे। मैं मंजू मीना, दूरदर्शन के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ। हॉकी इंडिया लीग में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब ने अपनी पहली जीत हासिल की। टीम ने वेदांता कलिंगा लेंसर्स की टीम को 4-3 से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में हालांकि कलिंगा लेंसर्स ने शानदार शुरुआत की और सूरमा हॉकी क्लब पर दबाव भी बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा सूरमा हॉकी क्लब का रुतबा बनता गया और सिडनी टेस्ट हारने के साथ ही भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा भी खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की आलोचना का सिलसिला और तेज हो गया है। वैसे केवल पर्थ टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 टेस्ट में टीम इंडिया के बेस्ट सितारे फ्लॉप रहे और इनका ना चलना ही टीम की सीरीज की जो हार है उसका एक बड़ा कारण भी बना है। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो सितारे जो इस पूरी सीरीज के दौरान फीके रहे।
पर्थ टेस्ट को जीतकर शान से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज करने वाली टीम इंडिया से आखिरकार सिडनी में आकर इस ट्रॉफी पर 10 साल से बरकरार कब्जा छूट गया। सिडनी टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2014-15 के बाद पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 3-1 से अपने नाम किया। ऐसे में अगर इस हार के गुनहगारों को देखा जाए तो इसमें सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के 3 मैचों की 5 पारियों में 6.20 के औसत से सिर्फ 31 रन बनाए और उनका सर्वाधिक स्कोर 10 रन रहा। यानी टीम इंडिया के लीडर का ये हाल रहा तो बाकियों को क्या कहा जाए। इस कड़ी में दूसरा नाम विराट कोहली का है। विराट कोहली ने 5 मैचों की 9 पारी में 23.75 के औसत से सिर्फ 190 रन बनाए। पर्थ टेस्ट की शतकीय पारी को हटा दिया जाए तो इस बल्लेबाज ने 8 पारियों में सिर्फ 90 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में कोहली का रन बनाना बेहद जरूरी था, लेकिन कोहली लगातार फ्लॉप होते रहे। वहीं इस क्रम में तीसरा नाम शुभमन गिल का है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल ने भी बेहद निराश किया। गिल ने 3 मैच की 5 पारियों में 18.60 के औसत से 93 रन बनाए, जबकि ये वह क्रम था जहां टीम को संभालने और पारी को आगे बढ़ाने में रन बनाना बेहद अहम हो जाता है। हार के चौथे बड़े कारण रवींद्र जडेजा रहे। रवींद्र जडेजा पूरी सीरीज में ना तो बल्ले से और ना ही गेंद से कमाल दिखा पाए। इस सीरीज में जडेजा के बल्लेबाजी परफॉर्मेंस को देखें तो इस बल्लेबाज ने 3 मैच की 5 पारियों में 27 के औसत से 135 रन बनाए, जबकि वहीं गेंदबाजी में 3 मैच की 4 पारियों में वो सिर्फ 4 विकेट ही ले पाए। सिडनी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जडेजा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो खुद को इस उम्मीद पर खरा नहीं उतार पाए। We must prepare specialist test players, at least the batsmen. There were 6 or 7 fast bowlers were taken to Australia, and look what happened. Australia won in 27 overs. So this was just minus Bumrah. The reality check was there. भारतीय टीम का इस सीरीज में कितना लचर प्रदर्शन रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम कुल 7 बार इस सीरीज में 200 के आंकड़े के अंदर सिमट गई, जो कि किसी सीरीज में 200 से कम में ऑल आउट होने के मामले में संयुक्त तौर पर सर्वाधिक आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पर इन बड़े नामों को अब अपने इस खराब प्रदर्शन का जवाब अपने बल्ले से ही देना होगा। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस पूरी सीरीज के दौरान टीम इंडिया की रणनीतियां भी पूरी तरह से विफल साबित हुई, जिसके लिए अब कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में टीम मैनेजमेंट भी है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।